हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 10 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो बिहार एसएससी का साइंस क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग को पता है कि इस पे अभी तक 9 सेट अपलोड हो चुका है साइंस का, जिसमें 40 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम सेट नंबर 10 आप लोग डिस्कस करें। इसमें 40 क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज का टॉपिक रहेगा आपको बायोलॉजी से और केमिस्ट्री। जो भी हम ले रहा हूँ एक टॉपिक बाई डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक भी टॉपिक आपको छूटे नहीं, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से और करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इजी टू मॉडरेट हाई लेवल का क्वेश्चन भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, ये आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है। देखिए, पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। चलिए कोई क्वेश्चन कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कोशिका भित्ति। सबसे पहले पता होना चाहिए कोशिका भित्ति किस में होता है, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में आती है। इसके बारे में हम पहले वाले सेट में बता चुका हूँ। तो कोशिका भित्ति किस में होता है, तो पादप कोशिका में होता है। तो खैर यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपका, कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो याद यहाँ पहला दे रखा है, यह अर्ध पारगम्य होता है। तो नहीं, ये अर्ध पारगम्य नहीं होता है। यह जंतु कोशिका में पाई जाती नहीं, ये जंतु कोशिका में पाए, बल्कि ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट सी लिखा कि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नहीं, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी, बल्कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी स्टेटमेंट आपका नहीं होगा। तो बचा आपका क्या यहाँ पे डी, यह सेलुलोज की बनी एक पारगम्य होती है। पारगम का मतलब जिससे आर पार कोई चीज़ें पार नहीं करता। एक होता है अर्ध पारगम का मतलब होता है जिससे आर पार कुछ चीज़ें पार कर सकता है। इससे कोशिका झिल्ली जो है वह अर्ध पारगम्य होता है, और लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है वह पारगम्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है राइबोसोम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बताइए इस चारों में कौन सा सत्य है। पहला लिखा राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। गलत बात है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए स्टेटमेंट नहीं होगा। यह लिपिड का बना होता है। नहीं, ये भी लिपिड का ये बना नहीं होता है। ठीक है, सी में लिखा है उनकी रचनाएं, मतलब राइबोसोम की जो रचनाएं प्रोटीन और आरएनए का एनए की बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बहुत अच्छे कंटेंट आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो भी टॉपिक है सब आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, जो जीरो लेवल पे वो भी उनको समझ में आएगा, क्योंकि हम टॉपिक बाय यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि कोशिकीय ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जानी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर भी बताना आपका कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर कथन आपका सत्य बताना है। इसमें कौन सा आपका कथन आपका सत्य है, बताइए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से छोटी होती नहीं। पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, हाँ ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही होगा। आगे देख लेते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति लिपिड और प्रोटीन की बनी होती नहीं। कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये सब कंटेंट जो चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, बताइए 5 का राइट आंसर क्या होगा। जीन जो होते हैं बने होते हैं, आपको बताना है कि जीन जो है ये बने होते हैं तो किस चीज़ के बने होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी डीएनए के खंडन से क्या होता है, जीन बनता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 कहता है मकई जो होता है, मकई यानी मक्का, मकई के पौधों की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी यानी 20 होता है। याद रखिएगा 20 होता है। अगर हम बात करें 48 किसका होता था, आलू का होता है। आलू का क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 48 होता है। और यहाँ 24 की बात करती है टमाटर का होता है, यानी टोमेटो का। टोमेटो में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 24 होता है। 46 किसका होता है, तो
मानव में क्रोमोसोम की संख्या होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताने हैं। क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसके बारे में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है बताना, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला लिखा कोशिका विभाजन माइटोसिस द्वारा होता नहीं, इसमें माइटोसिस द्वारा नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। ये किस में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा होता है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। यानी कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक में विखंडन के द्वारा भी होता है और मुकुलन के द्वारा भी होता है। याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा भी होता है, यानी विखंडन के द्वारा और मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिए किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, सही हो गया। कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा नहीं होता है, गलत बात है, मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कोशिका विभाजन मियोसिस, तो मियोसिस और माइटोसिस जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखिए, बताइए 8 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए 8 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा था। किसको कहा था, लाइसोसोम को कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोला था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें किसी तरह का कोई झिल्ली नहीं होता है। तो जीवाणु में होता है, अमीबा भी होता है, लेकिन वायरस में जो है ना किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होता, ठीक है। जब भी किसी निर्जीव, जब किसी सजीव में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। जब ऐसे जनरली क्या होता है, निर्जीव के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब किसी सजीव में जब जाता है तो ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, यानी जीवित हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वायरस में जो किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 बताइए, 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राइबोसोम जो है बना होता है। आपको बताना है कि राइबोसोम जो बना होता है किससे बना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, RNA और प्रोटीन का बना होता है, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्त। इस चैनल पर जो पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने, यानी किस वैज्ञानिक ने किया था। ये रसायन ने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए, यानी बर्जीलियस इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए बर्जीलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी यूरिया इसका राइट आंसर हो जाए। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO ये होता है, ठीक है। याद रखिएगा यूरिया का फार्मूला ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए हल्का सा छोटा हो गया। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु के चारों ओर संयुक्तता एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए लिबेड एंड वाट हाफ ने दिया तो राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 40 में कितने आप लोग लाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछा, यानी कार्बनिक कंपाउंड पूछा जा रहा है किसका होता है।
तो बता यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जानी सेलुलोज इसका राइट आंसर हो। याद रखिए प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक कोई कौन है, तो सेलुलोज इसका राइट आंसर यानी 14 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, यहाँ तत्व पूछा है कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, सभी कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान होता है यानी रहता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यानी कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर। कपूर क्या होता है, सीधा सॉलिड से क्या होता है गैस में कन्वर्ट होता है ना, गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कार्बन यौगिक जो दे रखा है CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल दे रखा। आपको बताएं इसको IUPAC नेम पद्धति में बताएं इसका नाम क्या होगा, तो सी है यानी मेथन है, तो मेथन से क्या बन जाएगा मेथनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो अल्कोहल होता है ये अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड OH होता है। याद रखिएगा ये होता है अल्कोहल ग्रुप का अभिक्रियाशील समूह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए यहाँ इजी टू मॉडरेट ले दे रखा हूँ कि आप क्योंकि आपका एक भी टॉपिक एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है ना, तो हर वैरायटी का हम क्वेश्चन, तो आज जो केमिस्ट्री में जो लिया गया वो कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। कहता है एथिलीन बताना, एथिलीन का IUPAC नेम क्या होगा, तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4 होता है, ये होता है ना। बताइए ये एल्कीन ग्रुप का होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसी ग्रुप का ये फार्मूला है और इसी ग्रुप में आता है। बताइए एथिलीन का IUPAC नेम क्या होगा, तो एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और ये एल्कीन ग्रुप में होता है, इसमें दो कार्बनों के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। ये भी याद रखिए, दो कार्बनों के बीच क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है एसिटिलीन बताना है। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होगा, तो हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला होता है यानी किस ग्रुप में आता है, तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो C2H2 किसका होता है फार्मूला, ये एसिटिलीन का होता है जिसका IUPAC नेम क्या होता है एथाइन होता है। अब इसमें दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है दो कार्बनों के बीच क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 बताइए, 20 कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कहता है यहाँ पर IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H2OH यानी OH मतलब अल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह है। बताइए इसका IUPAC नेम क्या, देखिए कार्बन कितने दो है ना, तो मेथेन एथेन मतलब एथेन से क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इसको बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन हो जाएगा। याद है ट्राईक्लोरोमीथेन हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है ट्राईक्लोरो मतलब 3 क्लोरो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए इसका आंसर बताइए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का था किसी यौगिक का मूल अनुपातिक सूत्र ये दे रखा। मूल अनुपातिक सूत्र जो है CH2O दे रखा और अनुभार दे रखा 60। तो इसका इस यौगिक का अनुसूत्र आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। तो देखा जाए मूल अनुपातिक सूत्र है तो देखिए कि अगर इसका मैं डबल करता हूँ, जैसे C है तो C का डबल करते हैं तो 2 हो जाएगा, S का डबल करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और O का डबल करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो यही इसका क्या हो जाएगा अनुसूत्र हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका मूल अनुपातिक सूत्र दे रखा तो अनुसूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप मूल अनुपातिक सूत्र से ऑप्शन को चेक करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है,
अगर और देखिए कोई मिट कर रहा नहीं, क्योंकि यहीं पर 2 दे रखा, 2 यहाँ दे रखा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपका एक ही दे रखा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक है, आपको पूछा जाए कौन सा कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी क्लोरोफॉर्म जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कार्बनिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24, बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फिनॉल एक यौगिक, आपको पूछा जा रहा है कि फिनॉल जो है एक यौगिक है, तो बताना किस तरह की यौगिक, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एरोमेटिक यौगिक है। याद रखिए एरोमेटिक कंपाउंड कौन, तो फिनॉल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है एल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील समूह, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है, ये इसका क्या होता है अभिक्रियाशील समूह होता है, तो राइट आंसर आपका ये किसका होता है, ईथर का होता है, यानी आंसर आपका डी हो गया। ये ईथर का होता है, ये कीटोन का होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होने चाहिए। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा है। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हो गया अल्कोहल का, ये कीटोन का हो गया, ये कार्बोजेलिक एसिड का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का बताइए, 27 का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा आपसे, कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पूछा जा रहा था, कीटोन में क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी CO ये होता है। ठीक है, कीटोन का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए इसमें किसका पूछा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपसे पूछा अभिक्रियाशील समूह, बताइए इसका क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा CCOOH होता है, याद रखिएगा। इसको आप दिखाना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे एक को यहाँ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर अब क्या, उसे क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी अभिक्रियाशील समूह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो। जैसे हमने अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे ये हो गया क्या, मेथिल अल्कोहल, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, क्रियाशील समूह किसका हो गया, तो अल्कोहल का हो गया। ठीक है, जितने भी अल्कोहल होंगे सब में क्रियाशील समूह क्या होगा, OH होगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 कीजिए क्या होगा, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है, कितना का डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें जैसे मीथेन, अगर हम एल्केन ग्रुप में लेते हैं, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन के बाद क्या होता है, इथेन होता है। ठीक है, इथेन के बाद क्या होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है ना, तो आपको देखना है कि दोनों डिफरेंस कितना का, तो कार्बन में 1 का डिफरेंस है, हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस होता है। आगे भी देखिए कार्बन में 1 का डिफरेंस है, हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस। इसका मतलब कह रहा है किसी भी कोई भी सदस्य में अब देखिएगा तो कंटिन्यूअस जो सजातीय श्रेणी जो होता है उसमें दोनों का डिफरेंस क्या होता है, CH2 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन समजात है। समजात का मतलब कौन, किसमें CH2 का डिफरेंस, ये बताना किसमें CH2 का डिफरेंस। यहाँ देखिए C में तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन H में 0 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ C2 है, यहाँ C6 है, यानी 4 का डिफरेंस हो रहा है, भी नहीं होगा। सीधा यहाँ पर देखिए D को देखिए, C यहाँ पर, यहाँ C2 है, तो यानी C में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे H 4 है, यहाँ पे H कितना 6 है, मतलब 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि D जो क्या एक समजात श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे D हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 बताइए, 32 का क्या कहता है, मिथाइल अल्कोहल का समजात बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है मिथाइल अल्कोहल का समजात बताएं। तो मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो CH3 और OH होता है। तो देखिए ये अल्कोहल का पहला सदस्य होता है, इसके बाद क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, तो C2H5 होगा।
तो देखिए तो यहाँ पर डिफरेंस, दोनों का जब डिफरेंस चेक कीजिएगा तो CH2 होता है। तो समझात में क्या होता है, किसी भी ग्रुप में जाइएगा तो उसके बाद वाले का डिफरेंस कितना होता है, पहले और उसके बाद वाले का डिफरेंस क्या होना चाहिए, CH2 होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं समझात श्रेणी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिथाइल एल्कोहल दे रखा है, तो इसका समझात क्या होगा, तो यहाँ पर इथाइल एल्कोहल होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और मिथाइल एल्कोहल का एपिसिनम क्या होता था, मेथनॉल हो जाएगा। और इथाइल एल्कोहल का एपिसिनम क्या होता है, एथनॉल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है समजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। पहला दे रखा है किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता, सही बात है, ये राइट हो जाएगा। समजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर दिखाता, तो ये भी राइट है, सही बात है। अभी हम समझाते बता चुके हैं। तो CH2 का डिफरेंस होता है, ये भी सही है। सी कहता है किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण सूत्र प्रदर्शित करते, तो ये भी सही होगा। तो जाहिर सी बात है गलत कौन होगा, डी। देख लीजिए, एक समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गलत पूछ ही रहा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का तो क्या होता है, C2N2N+2 होता है। किसका पूछ रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसी को एल्केन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एल्केन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ये डॉट जो दे रखा है इसको आप एन समझिए। तो कौन सा आंसर होगा, 34 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी यानी जो बॉक्स दे रखा है उसको आप एन समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए, एल्काइन का बताना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो जहाँ पर बॉक्स दे रखा है उसको आप समझिए एन समझिए, ठीक है ना। चलिए बॉक्स को एन समझते। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो -2 वाले ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी CnH2n-2। अगर इसका पूछा ही किसका, तो एल्कीन का होता है। यानी CN ये एल्कीन का हो गया, एक इसका हो गया एल्केन का, अभी जो हमने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ये होता है एल्कील का, CnH2n, ये एल्कील का होता है। तो याद रखिएगा, सबका जनरल फॉर्मूला सबका याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए एल्कीन का। तो एल्कीन का अभी हमने डिस्कस किया, CnH2n ये होता है। तो 2n लास्ट में होना चाहिए, 2n। बॉक्स का मतलब क्या होता है, n होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एल्केन का बताइए। तो एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसका फार्मूला CnH2n प्लस का 2 होता है, ठीक है ना। तो +2 चेक कीजिए किस ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको +2 दिख रहा है, ठीक है। एन इस जो बॉक्स दे रखा है इसका मतलब एन समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है एसिटिलीन का मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है। तो एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2R2 होता है। तो मूल अनुपाती सूत्र का मतलब दोनों को कैंसिल आउट कटिए, तो कटेगा तो क्या आएगा, CH आएगा। जिस तरह से अगर हम मान लो ये हो गया इथेन हो गया, इथेन का क्या होता है फार्मूला ये होता है। अगर इससे पूछा है कि इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, 2 से इसको काटिए 3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, CH3 जो हो गया ये इथेन का क्या हो गया, मूल अनुपाती सूत्र हो गया, ठीक है। उसी तरह से एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। जब 2 से 2 कट गया तो इसका मूल अनुपाती सूत्र कौन हो जाएगा आपका, CH हो जाएगा। उसी तरह से बेंजीन होता है
H6, यहाँ 6 काटे तो इसका भी आपका CH हो। इसका मतलब ये हुआ कि एसिटिलीन और बेंजीन दोनों का मूल अनुपात सूत्र क्या होता है, CH होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि निम्न में से किन दो कार्बन यौगिकों के मूल अनुपाती सूत्र समान होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एथिलीन लिखा हो, यहाँ पर एसिटिलीन दे रखा, तो दोनों तो एक ग्रुप नहीं होगा इसका। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर डी आपको दिख रहा है, एसिटिलीन का क्या होता है C2 होता है, H2 होता है। अब बेंजीन का क्या होता है C6 होता है और H6 होता है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ से कट गया, तो दोनों का क्या आया, CH आया है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, डी। अगर चेक के लिए एथिलीन का क्या होता है, C2 होता है, H4 होता है ना। एसिटिलीन का क्या होता है, C2 होता है, H2 होता है। तो यहाँ से 2 कट गया तो क्या हो गया, ये CH आ गया। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ CH2 आ रहा है, दोनों तो सेम नहीं ना आ रहा है, इसीलिए ये मूल अनुपातिक सूत्र ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, चेक कर लीजिए, ए भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे कंटेंट लाने की भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आज जितना हो सके हम चाहता हूँ कि आप लोग को हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगे हाँ ये नया क्वेश्चन है, आप पूरी जैसे कहने का हम तो NCERT पैटर्न को भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है बेंजीन और एसिटिलीन, कह रहा है कि बेंजीन और एसिटिलीन के क्या होते हैं। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन और एसिटिलीन दोनों का क्या होता है, अनुसूत्र अलग अलग होता है। बेंजीन के बाद C6 होता है और H6 होता है। एसिटिलीन का क्या होता है, C2 होता है और H2। दोनों का अनुसूत्र क्या होंगे, दोनों का अनुसूत्र क्या होगा, अलग होता है। पहला क्या दे रखा है कि अनुसूत्र और मूल सूत्र एक होते हैं, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 2B कहता है कि अनुसूत्र भिन्न लेकिन मूल अनुपातिक सूत्र समान होता है। सही बात है, अनुसूत्र दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन मूल अनुपातिक सूत्र अगर काटिएगा तो 2 से 2 भी कटिए, 6 से 6 कट गया, तो मूल अनुपातिक सूत्र क्या हो गया, CH आया। मतलब बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी चेक कर लीजिए, कहता अनुसूत्र समान लेकिन मूल अनुपातिक सूत्र भिन्न होते, ये गलत बात है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका है, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MC को डिस्कस किया हूँ, जिसमें आज हमने आपको लिया बायोलॉजी या प्लस केमिस्ट्री से डिस्कस किया हुआ। केमिस्ट्री में क्या लिया था, कार्बन और इट्स कंपाउंड। तभी कार्बन इट्स कंपाउंड अभी चलेंगे जब तक पूरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।